क्लियर एकेडमी में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं देव सर आज आपको मनोविज्ञान के बारे में और आगे ले चलूंगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी कभार एक इतिहास जाना है हमने मनोविज्ञान का और शिक्षा का। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, यानी कि एक नई ब्रांच जो आपकी मनोविज्ञान की है, शिक्षा मनोविज्ञान, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जानेंगे, उसकी परिभाषाएं जानेंगे, उसका कार्य क्षेत्र जानेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करने का क्या उद्देश्य होता है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। तो 1 बाय 1 हम एक एक चीजें बताएंगे आपको। स्टार्ट करते हैं। एक बार रिकैप करेंगे, छोटा सा देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, पूरा रिकैप कर देते हैं। उसके बाद फिर जो है आपको ले चलेंगे आज नए अध्याय की तरफ। नई नई चीजें आज फिर से सीखेंगे। अच्छा, आज की क्लास में एक इंटरेस्टिंग बात और रहेगी। मैं लास्ट में आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ तथ्य बताऊंगा जिनको आप लोगों को एक तरह से याद रखना है। और थोड़े थोड़े तथ्य अगर आप डेली याद करते जाओगे तो आप एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा तो आप बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से ग्रैब कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमने देखिए सबसे पहले आपको यूपी टेट के लेक्चर 1 में आपको एक छोटा छोटा एग्जाम्पल के माध्यम से और इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपको मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताया था, बाल विकास क्या है इसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद हमने आपको, अभी लोड हो रहा है, एक सेकंड रुक जाइएगा, लोड हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या एक बार पढ़ाया था हमने, वो सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं। हाँ, फिर उसके जब तक लोड होता है तब तक मैं आपको कुछ और जानकारी की चीजें बता दूं कि अभी पेट का पेपर जो हुआ था, पेट के पेपर में आप देखिए कि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आया था। तो यूपी टेट हो या पेट हो, जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उनकी अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे टफ पेपर आ रहे हैं। तो आपको मेहनत अभी से अगर अच्छे से करे रहेंगे तो आप जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और अगर नहीं तैयारी कर रहेंगे पहले से तो फिर एग्जाम में फिर वही होता है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है और हम 1-2 नंबर से रह जाता है और फिर परेशान होते हैं। तो हमने बताया था शिक्षा के बारे में कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, संस्कृत में इसको क्या कहा गया, फिर इंग्लिश में कैसे एजुकेशन था और उसका लैटिन वर्ड क्या था, ये सारी चीजें आपको बता रखी थी मैंने। शिक्षा की परिभाषाएं बता रखी थी, भारतीय मनोवैज्ञानिकों की, भारतीय दार्शनिकों की, साथ ही साथ पाश्चात्य दार्शनिकों की भी परिभाषाएं बता रखी थी मैंने। और ये भी बताया था कि किसकी परिभाषा ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैंने बताया था आपको महात्मा गांधी जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, अरविंद की आदि की पूछी जाती है। उसके अलावा जब पाश्चात्य दार्शनिकों की बात करें तो अरस्तु, सुकरात, जॉन डीवी और फ्रॉबेल की मेन परिभाषाएं इन लोगों से पूछी जाती है। इसके अलावा हमने आपको पढ़ाया था मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये इसके बारे में बताया था मैंने। इसके बारे में आगे हमने ये भी बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान कैसे आप किस ट्रिक के माध्यम से जानोगे कि शिक्षा की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, और मनोविज्ञान की उसको मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि एल और जी, एल जी से याद कर लीजिएगा कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है आपका लैटिन वर्ड से हुई थी और आपका मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है आपके ग्रीक शब्द से हुई थी। तो ये चीज बता दिया था मैंने। उसके बाद मनोविज्ञान को मैंने बताया था कि ये पहले एक विषय के रूप में नहीं था, ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था। बाद में इसका जो है विकास हुआ जब, तो इसको एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। मनोविज्ञान को मैंने बताया था स्टार्टिंग में पहले आत्मा का विज्ञान मानते थे, फिर मन का, फिर चेतना का, बाद में व्यवहार का, और व्यवहार का ही विज्ञान आज तक माना जा रहा है। आमूलचूल परिवर्तन करके इसको अभी भी बिहेवियरल साइंस की तरह माना जा रहा है। उसके बाद मैंने मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं बताई थी, वाटसन की, मैकडूगल की, वुडवर्थ की। उसके बाद मनोविज्ञान के बाद मैंने इसके कुछ संप्रदाय बताए थे। मनोविज्ञान का जब विकास हुआ तो इसमें अलग अलग ग्रुप बने मनोवैज्ञानिकों के, और उन्होंने कुछ संप्रदायों का विकास किया। संप्रदाय का तात्पर्य यहाँ से ये है कि एक विचारधारा टाइप का, कि कैसे कैसे अलग अलग विचारधाराएं इसमें जन्म ली। पहला मैंने बताया था संरचनावाद, फिर प्रकार्यवाद, फिर मनोविश्लेषणवाद, फिर व्यवहारवाद, और लास्ट में समग्रवाद बताया था। समग्रवाद लेटेस्ट अवधारणा थी जिसमें अंतर्दृष्टि को महत्व दिया गया था। हम इसको लर्निंग वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था भारत में मनोविज्ञान कैसे विकसित हुआ, कहां से इसका स्टार्टिंग हुआ। मैंने बताया था आपको कि 1905 में पहला पाठ्यक्रम बनाया गया, पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत। उसके बाद 1916 में एक नया विभाग बनाया गया, इंडिविजुअल
इसी के लिए जो है मनोविज्ञान विभाग बनाया गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। 1922 में इंडियन एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना गिरीश शेखर बोस प्रोफेसर साहब ने किया, और यही ये पहले व्यक्ति थे जो साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान में पहली पीएचडी की उपाधि पाए थे। ये चीजें मैंने कवर कर रखी थी। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान दोनों को अलग अलग मैंने बताया था कि एजुकेशन वास्तव में इसमें किस चीज की स्टडी की जाती है, और उसके बाद साइकोलॉजी में किस चीज की स्टडी की जाती है। मोटा मोटा एक शॉर्ट ट्रिक में बताया था आपको, मैंने शॉर्टकट में बताया था कि आपका शिक्षा जो होती है वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर की चर्चा करती है, यानी कि व्यवहार में परिमार्जन की, संशोधन की व्याख्या करती है, जबकि मनोविज्ञान शब्द जो होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर है, वो व्यवहार का अध्ययन करता है। आगे हम बताएंगे कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों का जब हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने लगते हैं तो इसको शिक्षा मनोविज्ञान एक नए विषय के रूप में हम जानने लगते हैं। तो हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। एजुकेशन साइकोलॉजी की शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो हमने बता दिया कि शिक्षा अलग से, आपको मैंने बताया कि शिक्षा जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के बारे में। हम शिक्षा जब लेते हैं तो हमारे व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं जो हमको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। समाज में हम सर्वाइव करते हैं, समाज में सर्वाइव करते हैं तो हमको नई नई चीजें सीखना होता है, रहन सहन का तरीका, हमारी संस्कृति सीखना, बहुत सारी चीजें हम जो सीखते हैं, और इन सबको सीखने में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान ही नहीं है, हम अपने वातावरण से, अपने घर से, परिवार से, यारों से, दोस्तों से, सगे संबंधियों से, हर व्यक्ति से जिसके हम संपर्क में आते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जो औपचारिक शिक्षा है वह एक परिधि में बंधी होती है, जबकि शिक्षा जो होती है वो परिधि में नहीं बंधी होती है, और हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हम आपको बताएंगे, जिनमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं क्रो एंड क्रो की, स्किनर की और कॉल्सेनिक की। तीन लोगों की परिभाषाएं सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं बार बार परीक्षा में। अगर परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान की पूछी जाएगी तो इन्हीं तीन लोगों से घुमा फिरा कर पूछता है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा थी, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, कहां से, व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उसके अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उसके अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। ठीक है, उसके बाद स्किनर साहब ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण अधिगम से संबंधित होती है, शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है। स्किनर साहब कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण अधिगम से संबंधित होती है। उसके बाद कॉल्सेनिक साहब की तीसरी परिभाषा है, कॉल्सेनिक साहब कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इन तीन परिभाषाओं का निचोड़ निकालना चाहें तो हम कहेंगे कि व्यक्ति अपने जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी मनोवैज्ञानिक चीजें हैं उनका अगर शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करता है तो वही आपका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। तो तीन परिभाषाएं आपको मेन है जिसको आपको याद करना है। एक है आपकी क्रो एंड क्रो की, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। तो आपको एक कोड वर्ड में अगर आप समझना चाहें तो छोटे छोटे ऐसे कोड वर्ड निकाल लीजिए कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अगर बात करी जा रही है तो उसकी क्रो एंड क्रो की परिभाषा होगी। जब शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षण अधिगम से रिलेट करके बताया जा रहा है तो स्किनर साहब की परिभाषा होगी, क्योंकि शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में स्किनर साहब ने बहुत काम किया। लर्निंग वाले चैप्टर में आप स्किनर का जब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जब पढ़ेंगे तब आपको ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में जब पढ़ेंगे हम तो इसको बहुत विस्तृत रूप से हम पढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे इन्होंने अधिगम के क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं। उसके बाद कॉल्सेनिक साहब की परिभाषा मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का जब हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो वही आपका शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये तीन परिभाषाएं हैं, बहुत इजीली याद हो जाएंगी, ऐसे आप कोड वर्ड में इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बाद सबसे पहले हम इसका जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। हम शिक्षा मनोविज्ञान
पढ़ते क्यों हैं, इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले जान लें, फिर उसके बाद कार्यक्षेत्र के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके उद्देश्यों के बारे में जानना चाहेंगे, कार्यक्षेत्र को बाद में कवर किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान को हम पढ़ते क्यों हैं। हम जानते हैं कि जब पहले के समय में, प्राचीन समय की बात करें, जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, तो हमारे आपके भी जो भी गुरुजी रहे या टीचर्स रहे, वे एक कठोर अनुशासन में बांध के रखते थे हमको। क्योंकि जैसे देखिए, भारत में वैदिक काल में आप जाएंगे तो आपको गुरुकुल प्रणाली मिलेगी। तो गुरुकुल जो होते थे वो गांव से थोड़ा सा दूर अलग रहते थे, और वहां पर जो ऋषि मुनि या फिर जो आश्रम का गुरु होता तो वो संचालन व्यवस्था देखता था अपना, और वहीं पे छात्रों को रहना पड़ता था। अच्छा, उस समय ये भी था कि वह शिक्षा जो दी जाती थी वो कुछ लोगों को ही दी जाती थी, चुनिंदा लोगों को दी जाती थी, उसमें सभी लोगों को शिक्षा दी नहीं जाती थी। तो उस समय शिक्षा के उद्देश्य सीमित हुआ करते थे। जैसे उस समय शिक्षा मेनली जो है जीवन यापन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए ही शिक्षा का मेन उद्देश्य रहता था। और कुछ लोग सैन्य प्रशिक्षण में जाते थे, क्योंकि अपना उस समय परिस्थितियां अलग थी आज से। आज जो शिक्षा है वो व्यापक है, थोड़ा सा आज की शिक्षा व्यापक है। आज उस तरह का कठोर अनुशासन नहीं है कि जो है, अगर बच्चे को, आज हम जानते हैं कि जैसे नई शिक्षा नीति जब लागू हुई, उसके पहले ही आप देखते हैं, उसके पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें भी आपको कहा गया था कि बच्चों को बिना डर के, बिना मारपीट के उनको सिखाना है, मनोवैज्ञानिक तरीके से सिखाना है। तो ये सारी चीजें हम इसीलिए जानना चाहते हैं कि इसके उद्देश्यों को आज एकदम विस्तृत कर दिया गया है, और प्राचीन काल से आज तक में बहुत सारे डिफरेंसेस, चेंजेस आ गए हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों में हम कहेंगे कि इसका उद्देश्य है, बालक की प्रकृति हम जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम बालक की प्रकृति को आसानी से जान जाएंगे कि बालक की प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है उसकी, किस विधा से उसको शिक्षा दिया जाए, कैसे शिक्षा दिया जाए, तो हम उसको आसानी से शिक्षा दे पाएंगे। बालक में अगर कोई मानसिक विकार है तो वो भी पता चल जाएगा, शिक्षा से ही मानसिक विकार पता चल जाएंगे उसके। अगर उसको पढ़ने लिखने में कोई अगर दिक्कत है, पठन की समस्या है, लेखन की समस्या है, वह परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इन चीजों की भी आपको जानकारी हो जाएगी। अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी है, उसके अधिगम स्तर की जानकारी हो जाएगी, उसके अधिगम स्तर की, कि बच्चा कितना आसानी से सीख रहा है और कितना तेजी से सीख रहा है। हम इसी में जब शिक्षा मनोविज्ञान अगर हम पढ़ते हैं तो इसके उद्देश्यों में ये भी पढ़ते हैं कि जैसे कोई समस्यात्मक बालक है तो उसको हमको कैसे पढ़ाना है, कोई विशिष्ट बालक है तो उसको कैसे पढ़ाना है। हम जानते हैं कि समस्यात्मक बालक केवल वही नहीं होते जो पिछड़े होते हैं, पिछड़ों के अलावा जो अगड़े होते हैं वो भी तो समस्या हमारे लिए क्रिएट करते हैं। आप क्लासरूम में पढ़ाते रहिए, कोई प्रतिभाशाली बच्चा रहेगा, वो आपको जो भी आप पूछोगे फटाफट बता देगा, लेकिन उसके लिए वो जो कम प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो उसके लिए समस्या बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब जो पिछड़ा बालक रहेगा क्लास का, वो कोई क्वेश्चन पूछेगा इजी था तो प्रतिभाशाली वाले बच्चे को लगेगा कि ये मूर्ख है। तो ये सारी समस्याएं आप तभी जान पाएंगे जब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहेंगे और बच्चों को उनके लेवल पे जाके आप पढ़ा पाएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ कहा जाएगा? बालक की प्रकृति को जानने में सहायता करेगा, उनके मानसिक विकारों को जानने में सहायता करेगा, अधिगम की प्रकृति के बारे में जानने में सहायता करेगा। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप जान सकोगे जब आप शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर पाओगे। उसके बाद हम जब इसकी बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य जब हम जान लिए हैं, तो हम शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र भी जानना चाहेंगे कि इसका कार्यक्षेत्र क्या है। हम एक बार पीछे की स्लाइड पे ले जाते हैं आपको, कार्यक्षेत्र वाले पे। तो स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, तो इसका स्कोप क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है। तो हम आपका सबसे पहले चलेंगे इधर से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे के विकास से ही तो हम शुरुआत करेंगे। जब भी हम बच्चे की पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे तो उसका पहले विकास देखेंगे। कोई बच्चा 3 साल में एडमिशन ले लेता है, जाके आंगनबाड़ी में कभी ले लेता है, कभी आपका उसमें नर्सरी में चला जाएगा, एनटीटी वाले में चला जाएगा। तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको शिक्षा देते हैं। अब कोई बालक किशोरावस्था में है तो उसको हम काखा तो पढ़ाने जाएंगे नहीं, तो उम्र के अनुसार ही शिक्षा देंगे उसको। तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप बात करें अगर, तो सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे कि एजुकेशन साइकोलॉजी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को
स्टडी करने में कैसे फायदा देता है। जब आप शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किए रहेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानते रहेंगे, तो आप ये भी जानेंगे कि बच्चा क्रमिक रूप से विकास करता है। विकास में उसके निरंतरता पाई जाती है, लेकिन वह विकास आपका क्रमिक होता है। ऐसा नहीं है कि बस आज बच्चा इतना बड़ा है तो फिर कल को तुरंत इतना बड़ा हो गया, तो सडन चेंज नहीं होगा। तो ये चीजें आपको शिक्षा मनोविज्ञान जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको जानने को मिलेगा। अच्छा, जब शिक्षा मनोविज्ञान में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी होता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का इफेक्ट होता है, ये भी हम जानेंगे। क्योंकि हम देखते हैं अपने आसपास में, आप भी देखते होंगे कि जो बच्चे हिस्ट पुष्ट होते हैं उनके माता पिता भी हमेशा हिस्ट पुष्ट मिलेंगे। जो बच्चे एकदम दुबले पतले होते हैं उनके माता पिता भी अक्सर देखा गया है कि दुबले पतले ही होते हैं। तो हेरिडिटी का बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। अच्छा, ऐसे ही हम आप देखते होंगे कि जो बच्चे जिनके माता पिता अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं तो वो बच्चे पढ़ने में भी रुचि लेते हैं। हालांकि अपवाद इसके मिलते हैं, क्योंकि एक सिद्धांत होता है कि मनुष्य में जो मनुष्य होता है उसमें औसत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। तो चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल हो, चाहे आपका जो बॉडी लेवल है उसके लेवल पे देखेंगे तो औसत की तरफ जाने की प्रवृत्ति होती है। यह सिद्धांत है मनोविज्ञान में, हम आपको बताएंगे आगे जब चलेंगे। तो उसके बाद हमने कहा आपको कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में किससे पता चलेगा, एजुकेशन साइकोलॉजी से। फिर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर, जब आप एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़े रहेंगे तो आपको इजीली ये पता चल जाएगा। उसके बाद बात आती है मेंटल हेल्थ की। जब आप एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़े ही हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अगर आप पढ़े हैं, तो उस मनोविज्ञान के अनुसार आप बच्चे का लेवल जानोगे कि मेंटल लेवल क्या है उसका। पता लगा आप बच्चा 6 साल का है, उसका मेंटल लेवल 6 साल के बच्चे के बराबर। जब मानसिक आयु में आप जाएंगे तो देखेंगे कि मानसिक आयु और जो आपका ये जो कालानुक्रमिक आयु है, इन सब में कैसा रिलेशन होता है। जो बुद्धि लब्धि निकालेंगे तो सब देखेंगे हम। फिलहाल हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटली कुछ बच्चे स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग वीक होते हैं। कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को देर में समझ में आता है। तो ये चीजें हमको कब पता चलेगी, क्योंकि जैसे हम बड़ी क्लास अगर लेते रहते हैं तो हम तो एक अमूमन एक अवधारणा बना लेते हैं कि सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं सब बच्चों में। तो जब शिक्षा मनोविज्ञान का आप अध्ययन किए रहेंगे तो आप देखेंगे कि मेंटल हेल्थ बच्चे का जो मानसिक आपका स्वास्थ्य है वो कैसे मदद करता है बच्चे के विकास में। जब हम जानेंगे कि कोई बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, तो वो भी औसत बच्चों के साथ आ जाएगा। और अगर हम ध्यान नहीं देंगे, कोई बच्चे थोड़ा सा कम पढ़ने लिखने में तेज है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, तो उसके अंदर जो भी क्षमताएं रहेंगी वो अपने आप दब जाएंगे और उसके अंदर हीन भावना भी आ जाएगी। उसके बाद जब मेंटल हेल्थ हम जान लेंगे, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जान लेंगे, उसका हेरिडिटी जान लेंगे, तो हम देखेंगे कि इस बच्चे को किस मेथड से पढ़ाया जाए तो बेहतर रहेगा। यानी कि टीचिंग मेथड्स के बारे में हम फिर विचार करना शुरू कर देंगे कि कौन सी शिक्षण विधियां इसके लिए अपनाई जाए तो बेहतर होगा। हम इसके लिए प्रश्नोत्तर विधि अपनाएं, वाद विवाद विधि अपनाएं, प्रयोग विधि अपनाएं, क्या विधि कौन सी विधि अपनाएं जिससे इस बच्चे को अधिकतम लर्निंग हो सके, अधिकतम ज्ञानार्जन हो सके। इसके बाद जब टीचिंग मेथड हम डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद हम जानेंगे कि इसको अब जो है एक करिकुलम की आवश्यकता होगी, इसको पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि जब हम उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जान लिए, बच्चे का हेरिडिटी एनवायरनमेंट जान लिए, मेंटल हेल्थ जान लिए, टीचिंग मेथड्स डिसाइड कर लिए हमने मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग, तब हम उसका एक करिकुलम भी फ्रेम करेंगे कि एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिसमें क्रमिक रूप से बच्चा सीखे। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे को हिंदी सीखना है तो हम उसको वर्णमाला सिखाएंगे पहले, फिर उसके बाद अक्षरों का मेल सिखाएंगे, अक्षरों का मेल सिखाने के बाद उसको जब अक्षरों का मेल सिखा देंगे तो वो शब्द बनाना जान जाएगा, और शब्द जब बनाना जान जाएगा तो उसको वाक्य बनाना सिखाएंगे। यानी कि हम एक क्रम से उसको चीजें सिखाएंगे, तभी वो आसानी से सीख पाएगा। तो यानी इसीलिए इसी क्रम से सिखाने के लिए करिकुलम डेवलप किया जाता है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद जब करिकुलम आपका डेवलप हो जाएगा
तो उसको हम उस करिकुलम के अकॉर्डिंग चीजों को लर्न कराएंगे, यानी कि उसमें लर्निंग डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि उसमें अधिगम का विकास करेंगे, यानी कि उसको हम सिखाएंगे नई नई चीजें। सिखाने से क्या होगा? सिखाने से क्या होगा? जब हम उसको नई नई चीजें सिखाएंगे तो उस बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होगी। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, उसका उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास होगा, पर्सनालिटी उसकी डेवलप हो जाएगी। अच्छा, पर्सनालिटी डेवलप होगी तो किसी की पर्सनालिटी ज्यादा डेवलप होगी, किसी की कम होगी। यानी कि जिस बच्चे का मानसिक स्तर थोड़ा ज्यादा रहेगा वो ज्यादा तेज होगा, जिसका कुछ कम रहेगा वो आपका थोड़ा सा कम तेज होगा, उसकी पर्सनालिटी थोड़ा सा कम निखरेगी। अच्छा, जब कम और ज्यादा की बात आएगी, कोई कम डेवलप होगा कोई ज्यादा डेवलप होगा, तो वो चीज आएगी किसमें? आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में यानी कि वो वैयक्तिक विभिन्नताओं की बात आ जाएगी वहां से। उसके बाद जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, तब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को भी पहचान लेंगे। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब होता है आपका अपवादी बालक या आपका विशिष्ट बालक, समस्यात्मक बालक। इसमें बहुत सारे टाइप आएंगे, वो हम आपको एक एक करके जब विशिष्ट शिक्षा कवर करेंगे तब उसमें हम आपको बताएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे जब हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को पहचान लेंगे तब हम उनको उसी के अकॉर्डिंग आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग करेंगे, यानी कि हम उसको उनको निर्देश देंगे, सलाह देंगे कि आप ये चीज करिए, इस क्षेत्र में आगे जाइए, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम बताएंगे उनको। जैसे जब कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम जान लिए जब, तो देखिए कि एक बच्चा आपका इंजीनियरिंग के फील्ड में ज्यादा अच्छा है, एक बच्चा मेडिकल के फील्ड में ज्यादा अच्छा है, एक बच्चा आपका एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में ज्यादा अच्छा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनको काउंसिल करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको डायरेक्शन देंगे कि आप इस फील्ड में मेहनत कीजिए तो आप ज्यादा सक्सेस पाओगे। उसके बाद आगे चलते हैं। यह आपको शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा बता चुके हैं हम, उसके बाद उद्देश्य भी बता चुके हैं, कार्य क्षेत्र हो गया। उसके बाद हम इसकी कुछ विधियों की चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ विधियां दी गई हैं जिनके अनुसार हम आपका जो है शिक्षण करेंगे तो फायदे में रहेंगे। कैसे? जैसे देखिए, इसमें 3 तरह की विधियां यूज करी जाती हैं। सबसे पहली विधि है निरीक्षण विधि शिक्षा मनोविज्ञान में, दूसरी है प्रयोगात्मक और तीसरी है विवरणात्मक। निरीक्षण विधि में हमने आपको जब पहले दिन क्लास लिया था, जब आपको शिक्षा के बारे में बताया था, उसके बाद मनोविज्ञान बताया मैंने, जब मनोविज्ञान में विकास पढ़ा रहा था, मैं मनोविज्ञान का विकास पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने 2 विधियां बताई थी, एक अंतर्दर्शन और एक बहिर्दर्शन। एक अंतर्दर्शन और दूसरी बहिर्दर्शन। जिसको न याद हो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। बहिर्दर्शन, या अगर ये नहीं बताया है हमने तो ये चीज आपको बताई होगी कि अंतर्दर्शन आपका संरचनावाद के अंतर्गत आता है। संरचनावाद में अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करके ही आपका संरचनावाद को डेवलप किया गया था, उसका विकास किया गया था। अंतर्दर्शन होता क्या है? वास्तव में अंतर्दर्शन अपने आप का निरीक्षण करता है। अंतर्दर्शन मतलब अंदर दर्शन, आप अपने बारे में जानिए। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है, कैसे इसको हम कम करें, कैसे इस पर नियंत्रण रखें। ये चीज आपका अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत आएगी। जैसे कोई टीचर है, आप शिक्षा मनोविज्ञान की हम बात करें अगर, तो कोई टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अब उसको किसी बच्चे से खींच लग गई, तो वह अपने आप का विश्लेषण करे, वह इस विधि का प्रयोग करे, अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करे, और वो जाने कि मुझे खींच क्यों आ रही है, उस पर काम करे। क्यों? क्योंकि अपनी खींच आप बच्चों पर नहीं उतार सकते। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बच्चों को दंडित नहीं कर सकते, इसलिए हमको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, अंतर्दर्शन करने की जरूरत है, अंदर झांकने की जरूरत है। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान में जब टीचर्स की बात आई तो उसमें ये अंतर्दर्शन विधि का विकास भी हुआ कि अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने बारे में जानिए कि आपको ऐसी परिस्थितियों से कैसे लड़ना है, कैसे आगे जाना है। अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक आपका मैंने बताया था वुंट और टिचनर थे। वुंट और टिचनर, इसको मैंने बता दिया था। वुंट और टिचनर, ये 2 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस विधि का आपका विकास किया था। उसके बाद बहिर्दर्शन विधि थी। बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग
हमने बताया था आपको, ना बताया हो तो फिर से आप जान लीजिए कि व्यवहारवाद में होता है इस विधि का प्रयोग, व्यवहारवाद में। और इसके प्रतिपादक प्रतिपादक जेबी वाटसन साहब थे। वाटसन व्यवहारवाद के आपके प्रणेता थे। आपको ये मैंने बताया था 1900 के अराउंड जो है आपका ये व्यवहारवाद आया था। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। तो ये अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन दोनों विधियां जो है आपका किसके अंतर्गत आती हैं? ये निरीक्षण के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? ये निरीक्षण विधि के अंतर्गत आती है। अच्छा, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन में अंतर क्या होगा? अंतर्दर्शन करोगे, अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करोगे तो आप अपने बारे में जानोगे, अपनी चीजों का विश्लेषण करोगे, अपनी गलतियों को जानोगे, अपनी क्षमताओं को जानोगे। जबकि बहिर्दर्शन में यही गलतियां, यही क्षमताएं कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में ऑब्जर्व करेगा। तो अंतर्दर्शन विधि कुछ इसकी खूबियां भी होंगी और कुछ इसकी जो है आपकी कमियां भी होंगी, क्योंकि जब हम अपने बारे में हम विश्लेषण करने लगते हैं तो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही जब दूसरा आपके बारे में ऑब्जर्व करेगा तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपके बारे में अच्छी ऑब्जर्व करेगा, लेकिन कहीं कहीं वो बायस हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वर जो है आपका आपसे थोड़ा सा भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुआ तो वो आपके बारे में कुछ नेगेटिव अवधारणाएं बना लेगा। तो जहां आपके जिस विधि की कुछ खूबियां रहेंगी उस विधि की आपको कुछ ना कुछ कमियां भी देखने को मिलेंगी। तो अंतर्दर्शन विधि वुंट और टिज्नर की थी और बहिर्दर्शन विधि जेबी वाटसन सर की थी। तो ये दो निरीक्षण विधियों के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम बता देते हैं प्रयोगात्मक विधि का विकास। आप जान लीजिए कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे उनके प्रयोग एक सिंगल वेरिएबल के चर के अकॉर्डिंग जो है वो प्रयोग कर रहे थे, उसी पे ये निर्धारित विधि थी। हालांकि प्रयोगात्मक विधि के बारे में आप सब जानते हैं कि विज्ञान में सबसे ज्यादा प्रयोगों पर ही चर्चा की जाती है। विज्ञान और करके सीखे कहते हैं हम। तो उसमें कोई प्रयोग करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष का सामान्यीकरण करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नया रूल बना देते हैं। तो प्रयोग विधि में आपका चर के बारे में चर्चा होगी। फिलहाल ये आपके काम की चीज नहीं है, बस इतना आपको जानना है कि आपका शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाएगा। प्रयोगात्मक विधि होती क्या है? तो कुछ प्रयोगों के अनुसार निर्णय लेना आपका प्रयोगात्मक विधि होती है। उसके बाद विवरणात्मक विधि है। इसमें आपको विवरण का मतलब होता है कायदे से जानना, किसी चीज को एकदम खोल के जानना, तोड़ के जानना। तो विवरणात्मक विधि कई प्रकार की हैं, इनके मतलब कई टाइप हैं, कई नाम हैं इनके। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे तो यह है केस हिस्ट्री या आपका जीवन इतिहास विधि, इसी को बोलते हैं जीवन इतिहास विधि। केस हिस्ट्री का उपयोग कहां होगा हम आपको बता रहे हैं। केस हिस्ट्री मेथड का उपयोग कहां होगा? जैसे कोई बालक समस्यात्मक है, किसी बालक को क्लास में बैठा है, आप पीछे बैठता है, हमेशा उसकी रेगुलर आदत है कि वो पीछे बैठता है, संकोची स्वभाव का है, बोलता नहीं है ज्यादा, ये सब चीजें आप उसके बारे में ऑब्जर्व करते हो। तो अगर आपको ये जानना है कि ऐसा ये बालक ऐसा क्यों है, तो आप उसके बारे में आप इस विधि का सहारा इजिली ले सकते हो, जीवन इतिहास विधि का। आप क्या करोगे? उसकी पास्ट हिस्ट्री देखोगे कि ये अभी से ऐसा हुआ है कि या पहले भी ऐसा ही था। उसके घर वालों से आप बातचीत करोगे, उसके जो यार दोस्त क्लास में रहेंगे उससे बातचीत करोगे कि हाँ ये इसके नेचर में कैसे ये बदलाव आया है, कि ये पहले से ही ऐसे है। तो ये इतिहास उसका आप एक तरह से पूरा इतिहास जानेंगे। तो इस विधि को जीवन इतिहास विधि या केस हिस्ट्री मेथड कहा गया। उसके बाद है डेवलपमेंटल मेथड यानी विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होती है। विकासात्मक विधि में किसी भी बालक को आप जब से आपके संपर्क में आता है, जैसे मान लीजिए आप 4 साल का बालक था, जब आपके संपर्क में आया, 15 साल का बालक हो गया है, तो आप 11 साल तक उसको ऑब्जर्व किए हैं। तो ये डेवलपमेंटल मेथड है आपका कि उसके विकास के अनुसार जैसे जैसे विकसित होता जाता है बालक, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऑब्जर्व करते हो, उसके बारे में जानते हो। तो ये आपका डेवलपमेंटल मेथड के अंतर्गत आएगा। उसके बाद कंपैरेटिव मेथड है, तुलनात्मक विधि है। तुलनात्मक विधि में क्या होगा? जैसे आप इसमें ग्रुपिंग कर लोगे, जैसे बालक हैं, बालिकाएं हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि जैसे कोई आप टॉपिक पढ़ा रहे हो
तो बालकों को कितना समझ में आ रहा है, बालिकाओं को कितना समझ में आ रहा है। अच्छा, बालक बालिका ही नहीं, बालक का बालक से भी आप कंपेयर कर सकते हो, बालक का बालक से भी कर सकते हो, बालिकाओं का बालिकाओं से भी कर सकते हो, बालिकाओं से भी कर सकते हैं। उसके अलावा बालक का बालिकाओं से, बालक बालक से, बालक बालिका बालिका से, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, कंपैरिजन कंपैरेटिव मेथड केवल मनुष्य में ही नहीं है, आप पशुओं के व्यवहार को भी आप मनुष्य के व्यवहार से कंपेयर कर सकते हो। जैसे भूख भूख लगने पर मनुष्य भी अपना भोजन ढूंढता है और पशु भी भोजन ढूंढता है। क्या प्रतिक्रियाएं होती है, पशु कैसे प्रतिक्रिया करता है, मनुष्य कैसे प्रतिक्रिया करता है, कुछ ना कुछ समानताएं जरूर होंगी। देखिए, जब हम आपको लर्निंग का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि कैसे जो है पावलोव ने, आपका जो रूसी रसायन शास्त्री पावलोव थे, उन्होंने कुत्ते के ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले कि मनुष्य में भी ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो ये कंपैरेटिव मेथड में हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि पशुओं के व्यवहार से मनुष्य के व्यवहार को, या मनुष्य के व्यवहार से ही मनुष्य के व्यवहार को कंपेयर करके, तो इस तरह से कंपैरेटिव मेथड यूज किया जाता है। उसके बाद है साइको एनालिटिकल मेथड। साइको एनालिटिकल मेथड, ये आपको मैंने बताया था मनोविश्लेषणवाद जब पढ़ाएंगे आपको तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मोटा मोटा आप जान लीजिए कि मनोविश्लेषणवाद मन के विश्लेषण की चर्चा करता है, बात करता है। और मन को फ्रायड साहब ने, जो इसके प्रवर्तक थे, उन्होंने 3 भागों में बांटा था, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो ये साइको एनालिटिकल मेथड आपका उसी के लिए है। फ्रायड साहब इसमें बताएंगे आपको कि अचेतन स्तर पर या चेतन स्तर पर या अर्धचेतन स्तर पर कैसे बालक को विकसित किया जाए, कैसे बालक को शिक्षा दी जाए, इसके बारे में इस विधि से चर्चा करी जाती है। उसके बाद डायग्नोस्टिक मेथड है। डायग्नोस्टिक मेथड, इसको बोलते हैं नैदानिक विधि। नैदानिक विधि मतलब है कि आप किसी समस्या के कारणों को जानते हैं। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछने को मिलेगा, उसमें देखने को मिलेगा। जब यूपी टेट का पेपर होता है या सीटेट के पेपर में ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी समस्या के कारणों को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको क्या कहेंगे, उस तरह के शिक्षण को क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन दे देगा, निदानात्मक दे देगा, उपचारात्मक दे देगा, या कोई और 2 ऑप्शन दे देगा। तो आपको जानना है, जब समस्या के कारणों को हम जानने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा निदान कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हमेशा निदान कहलाता है। जब हम किसी समस्या के अगर कारणों को जानना, आपका क्या है? कारणों को जानना। निदान क्या है आपका? कारणों को जानना। और जब आप इन कारणों को जानकर इन कारणों को दूर करने की कोशिश करते हो तो उसी को जो है दूर करना, इसी को दूर करना क्या है आपका? ये दूर करना आपका उपचार हो जाता है। दूर करना क्या है आपका? उपचार। दूर करना उपचार हो जाए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जब अध्ययन करते हैं तो डायग्नोस्टिक मेथड से, नैदानिक आपका विधि से हम किसी समस्या के कारणों को जानते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा है, बार बार आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो लेकिन उसकी समझ में आ नहीं रहा है, तब हम उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। कहीं हम बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग, कठिन भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम उसको ज्यादा ओवरवर्क तो नहीं दे रहे हैं, ओवरलोड तो नहीं हो जा रहा उसके लिए। तो ये सब चीजें अगर कारणों को आप जान रहे हैं तो ये नैदानिक विधि के अंतर्गत आएगा। आप निदान कर रहे हैं उसको। फिर लास्ट में जो शिक्षा मनोविज्ञान की लास्ट अध्ययन की विधि है उसको सर्वे कहते हैं। सर्वे मेथड क्या है आपका? सर्वेक्षण। जैसे क्या करते हो आप? एक सर्वे कर लेते हो, बहुत सारे लोगों का ग्रुप ले लेते हो, उनसे क्वेश्चन पूछते हो आप लोग कि जो है कैसे, जैसे एक छोटा सा ग्रुप लेते हैं हम। मान लीजिए आपकी कोई क्लास है, क्लास 3rd मान लीजिए है आपकी, और इसमें 30 बच्चे हैं। तो आप इनसे सर्वे कराओगे कि बेटा आपको किस मीडियम से पढ़ाया जाए। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि बेटा आपको हिंदी में पढ़ाया जाए तब ज्यादा समझ में आएगा, कि अवधि में पढ़ाया जाए तब ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे जहां का माहौल रहेगा बच्चे उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई करेंगे। और इसमें एक तरह से सैंपलिंग की जाती है, प्रतिदर्श लिए जाते हैं और उन्हीं के बेस पे निष्कर्ष निकाला जाता है। पता लगा 30 बच्चों में आपके 25 बच्चे कह दिए कि सर जी आप हिंदी में पढ़ाइए तभी हमारी समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। फिर उसके बाद मान लीजिए इसमें 30 में जो है आपका 20 बच्चे कह दिए कि नहीं सर हिंदी में समझ में ही नहीं आता, हमको अवधि में पढ़ाइए क्योंकि हम वही जानते हैं, हमको और आता ही नहीं है। तो हमको यही जानना है सर्वे मेथड करके। जैसे हम सर्वे मेथड को यूज तभी करते हैं जब हमको एक आम धारणा बनानी होती है,
लोगों के बारे में कि लोग क्या चाहते हैं। तो ये सारी कुछ विधियां थी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की, कि हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किन विधियों के माध्यम से करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब हमारा मेन टॉपिक आता है कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, जो कि पेपर में इसी नाम से जाना जाता है, बाल विकास के नाम से। लेकिन पहले इसको बाल विकास नहीं कहा जाता था, इसको पहले कहा जाता था चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान। तो चूंकि मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं और बाल मनोविज्ञान उसमें से एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए इसको बाल मनोविज्ञान कहने की बजाय आपका चाइल्ड डेवलपमेंट या आपका बाल विकास कहना ज्यादा उचित समझा गया। बाल विकास कहना इसको ज्यादा उचित समझा गया। बाल विकास क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम जानने से पहले हम जानेंगे कि बाल विकास की क्या परिभाषा है या बाल मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है। तो क्रो एंड क्रो और जेम्स ड्रेवर की दो परिभाषाएं हम आपको बताएंगे। क्रो एंड क्रो और आपका जो ड्रेवर साहब हैं, जेम्स ड्रेवर साहब, इन्हीं दो लोगों की परिभाषाएं पूछी जाती हैं। इनकी परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं। क्रो एंड क्रो साहब कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान बालक के गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था का वैज्ञानिक विकास है, वैज्ञानिक अध्ययन है। कहां से कहां तक का? गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक। कहां तक? किशोरावस्था तक। ये अभी याद कीजिए, जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करी थी इन्होंने, तब क्या कहा था? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। इसमें क्या कह रहे हैं? गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक। जाहिर सी बात है कि इसका क्षेत्र जो है वो सीमित हो गया। उसके बाद जेम्स ड्रेवर साहब की एक परिभाषा है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक, परिपक्व अवस्था तक, जन्म से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, तो बाल मनोविज्ञान में क्या क्या? गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक कहते हैं कि क्रो एंड क्रो की परिभाषा के अंतर्गत है, और जेम्स ड्रेवर साहब कहते हैं कि नहीं, जन्म से परिपक्व अवस्था तक। कुछ बच्चों में परिपक्व अवस्था किशोरावस्था तक ही आ जाती है, कुछ लोगों में युवा अवस्था तक जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा क्षेत्र इसका बढ़ा दिया है ड्रेवर साहब ने। तो मोटा मोटा दो परिभाषाएं यही पूछी जाती हैं आपकी, क्रो एंड क्रो की और जेम्स ड्रेवर की। इसके अलावा ज्यादा इससे परिभाषाएं नहीं पूछी जाती। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र हमने बताया, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र तो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि वो बालकों तक ही सीमित नहीं रहता, वयस्कों तक जाता है, प्रौढ़ व्यक्तियों तक जाता है। लेकिन आपका चूंकि हमको यूपी टेट के अकॉर्डिंग अगर पढ़ना है, आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो हमको बाल मनोविज्ञान ही पढ़ना होता है। इसलिए आपका सिलेबस भी आपका बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कितना होगा? गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक, गर्भ से लेकर या परिपक्व अवस्था तक, इतना ही हमको पढ़ना रहेगा। कैसे? अब गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक का क्या मतलब है? बाल विकास का हम अध्ययन इतने तक ही क्यों करेंगे, इसके आगे क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि बालक जो हमारा रहेगा, हमारे संपर्क में जो रहेगा, यानी कि प्राथमिक शिक्षकों के संपर्क में जो रहेगा, आपका मान के चलिए 3 से लेकर 14 वर्ष तक ही रहेगा। 3 से लेकर 14 वर्ष क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए 6 से 14 आपका प्राइमरी तक रहता है, प्राइमरी में रहता है, और 3 से 6 तक आपका ये आंगनबाड़ी में जाता है बालक, आंगनबाड़ी तक। और आप जानते हैं कि जो
आंगनबाड़ी में जाए चाहे उसमें नर्सरी में जाए, लेकिन 3 से 6 वर्ष तक ही जाएगा। हालांकि कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं उनको 5 वर्ष में ही पहली में एडमिशन मिल जाता है और पहली में वो पढ़ाई करने लगते हैं। लेकिन औसतन ये माना गया है कि जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तभी वो पढ़ने की योग्य होता है। जैसे आप वैदिक काल में देखेंगे तब भी आपका 5 वर्ष के बाद ही उसकी शिक्षा स्टार्ट की जाती थी, जबकि बौद्ध काल में देखेंगे तो आपको 5 साल से और बढ़ा दिया गया था। उसमें मिनिमम एज जो रहेगी वो 8 वर्ष तक ही रहेगी। 8 वर्ष के बाद ही बालक जाएगा, तो 8 वर्ष तक उसका जो आपका जो शैशवावस्था और अर्ली चाइल्डहुड रहता है, पूर्व बाल्यावस्था रहती है, वो अपना जो है घर पर समय व्यतीत करेगा। तो वर्तमान समय में आपका ये 6 से 14 प्राइमरी की एज निर्धारित की गई है और इसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करानी है। इसके बाद अब आपको बारी आती है कि कुछ फैक्ट्स बताए जाए, आपको कुछ फैक्ट्स बताए जाए। जैसे ये आपका एक रिपब्लिक लिखा है मैंने। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? आप लोग रिपब्लिक का मतलब जानते होंगे, गणतंत्र होता है, लेकिन यहाँ रिपब्लिक मैंने गणतंत्र के लिए नहीं लिखा है, रिपब्लिक लिखा है। ये आपका प्लेटो की बुक थी, ये प्लेटो की बुक थी जिसमें उन्होंने शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में। ये किताब बहुत पूछी जाती है कि रिपब्लिक किसने लिखा है, तो ये आपकी प्लेटो की रचना है। इसमें शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में उन्होंने चर्चा करी थी, शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में, शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद स्कूल ऑफ इन्फेंसी है, मतलब जो शिशुओं के लिए स्कूल था, शिशु मतलब छोटे बच्चों के लिए, जैसे आज आंगनबाड़ी है, इसकी स्थापना करी थी आपका कमेनियस साहब ने। कमेनियस ने बच्चों शिशुओं के लिए स्कूल खोला था, यानी प्री प्राइमरी के लिए आपका स्कूल खोला था। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, ये आपका एक बुक थी पत्रिका टाइप की, ये आपकी डार्विन साहब की थी। डार्विन आप जानते होंगे, बायोलॉजी में डार्विन का बहुत नाम आता है। जब जैव विकास की बात आती है तो डार्विन साहब का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है जैव विकास के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? जैव विकास के संदर्भ में। तो जैव विकास में केवल जीव जंतु ही नहीं आते, मनुष्य भी आपका जीव में ही आता है। तो डार्विन ने एक बुक लिखी थी बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, यानी कि ये बुक जो है शिशु के ऊपर ही पूरी तरह से केंद्रित थी। उसके बाद थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ, ये आपका लीबनीज की थी। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ ये आपका लीबनीज का सिद्धांत था। लीबनीज ने क्या बताया था इस थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ में? लीबनीज ने बताया था कि जिस प्रकार बीज होता है, बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित होती है। जो बीज होता है उसमें जैसे जो बीज है वह भविष्य में चलकर अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वह एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है। उसी तरह बालक में भी अनेक, मतलब शिशु में अनेक संभावनाएं होती हैं। वह भी बड़ा होकर, शिशु भी बड़ा होकर एक बहुत महान व्यक्तित्व का रूप ले सकता है। तो इसी को आपका थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ कहा गया था, और यह सिद्धांत जो दिया था लीबनीज साहब ने दिया था। उसके बाद सॉन्ग, जेस्चर एंड कंस्ट्रक्शन, यानी गीत, गति और रचना। गीत, गति और रचना, गीत, गति और रचना, ये 3 सिद्धांत जो थे, गीत, गति और रचना, किसकी शिक्षा प्रणाली में थे? तो हम आपको बताएं, ये आपका किंडरगार्टन, आपने सुना होगा किंडरगार्टन, यानी आपका ये फ्रॉबेल की शिक्षा पद्धति जो थी, फ्रॉबेल की शिक्षा पद्धति जो थी, उसके ये पार्ट थे, 3 सिद्धांत पार्ट थे, गीत, गति और रचना। जैसे अगर किसी शिक्षक को अपने बच्चों को कविता पढ़ाना है तो वह एक गीत की विधा होगी, और जब कविता पढ़ाएंगे तो लय, सुर, ताल जो रहेगा वो गति को या गेस्चर को आपको बताएगा। और उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन मतलब अब बच्चे उसका अभिनय भी कर सकेंगे,
कविता के अकॉर्डिंग अपने आप को पात्र बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है अभिनय भी कर सकेंगे। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। रिपब्लिक एक बुक है जो प्लेटो की लिखी हुई है, इसमें शिक्षा के सिद्धांतों की चर्चा है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी शिशुओं के लिए स्कूल खोला था आपका कम्युनिस्ट साहब ने। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, ठीक है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, ये डार्विन की एक बुक है, पत्रिका है, जिसमें इन्होंने जैव विकास के बारे में चर्चा करी है। जैव विकास मतलब जैव विकास केवल बच्चे के बारे में, छोटे शिशु के बारे में, ऐसा नहीं कि पूरा मनुष्य के जैव विकास के बारे में चर्चा करी है। तो ये इन्फेंट के बारे में चर्चा करी है। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ आपका लीबनिज की थ्योरी है, लीबनिज का सिद्धांत है। इसमें इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित होती है, उसी प्रकार शिशु में एक महान व्यक्तित्व बनने की संभावना निहित होती है। उसके बाद सॉन्ग जेस्चर एंड कंस्ट्रक्शन, ये आपका किंडरगार्टन पद्धति के सिद्धांत है। किंडरगार्टन आपका फ्रॉवेल की शिक्षा पद्धति थी जो इन्होंने प्राइमरी के बच्चों के लिए बताया था। तो मोटा मोटा आज शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में चर्चा हो गई, कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा हो गई, और शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों के बारे में चर्चा हो गई और इसके कार्यक्षेत्र के बारे में भी चर्चा हो गई। पिछली कक्षा में शिक्षा और मनोविज्ञान के अलग अलग अर्थ हमने बताए थे। तो अब कुल मिलाकर शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास और मनोविज्ञान के बारे में अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब अगले लेक्चर से हम आपका वंशानुक्रम के बारे में चर्चा शुरू करेंगे, या आप कह सकते हैं कि अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। जब वंशानुक्रम हम पढ़ा लेंगे तो उसका रोल भी साथ साथ बताएंगे कि अभिवृद्धि और विकास में कैसे वंशानुक्रम प्रभावित करता है, और वहीं से आपके क्वेश्चन पुटअप होना शुरू हो जाएंगे। अब मान के चलिए कि ये मोटा मोटा तो इतिहास है इसका, शिक्षा मनोविज्ञान का या शिक्षा का, लेकिन इसके बाद से अब जो लेक्चर होंगे उनमें से एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछा ही जाएगा, और जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें हम आपको बाय फैक्ट जो है आपको लिखाते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे उसको हम लिखाते जाएंगे। कॉन्सेप्ट भी समझाते जाएंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार हम क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे, ये भी बताएंगे आपको। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।